हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का 4th लेसन पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एक वीडियो आ चुका है इस पे। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने जे थॉम्सन का मॉडल देखा था और रदरफोर्ड का मॉडल हम देख चुके हैं, ठीक है, पिछले वीडियोस में। अब हम क्या देखेंगे? बोर्स मॉडल ऑफ एटम। जब हमने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा था तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड ने जे थॉम्सन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं एटम का। उन्होंने क्या कहा था कि जैसे एक अगर वाटरमेलन है तो उसमें जो रेड पार्ट है वो रेड पार्ट क्या है? पॉजिटिव है, और जो ब्लैक उसमें सीड्स हैं वाटरमेलन में वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से एटम भी है, ठीक। और वो क्या है? स्फीयर है। एटम क्या है? सर्कल नहीं है, एटम क्या है? एक स्फीयर है। रदरफोर्ड ने क्या किया? गोल्ड फॉइल का एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को लिया और एक गोल्ड फॉइल पे उसको बम्बार्ड किया। बम्बार्ड करने के बाद उन्होंने क्या देखा? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स उस गोल्ड फॉइल को क्रॉस कर रहे थे, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या कर रहे थे? अपना रास्ता चेंज कर रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे, और कुछ 180 डिग्री से रिवर्स आ रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स ज़्यादातर क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? क्रॉस करने का मतलब कि जो गोल्ड फॉइल है उसमें एम्प्टी स्पेसेस हैं, यानी एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? एम्प्टी है, खाली है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक। कुछ डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। डिफ्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो किसी चार्ज, अल्फा पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम में पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज के पास गए होंगे तो वहाँ से वो डिफ्लेक्ट किए, और फिर वो सीधा वहाँ से टच करके जो 180 डिग्री पे मूव हो रहे थे। तो उससे रदरफोर्ड ने क्या कहा कि एटम में कुछ बहुत छोटा सा जगह ऐसा है, 10⁵ टाइम्स ऑफ रेडियस, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पूरा मास एटम का कॉन्सेंट्रेटेड है और वहीं पे चार्ज भी है, ठीक। तो उन्होंने रदरफोर्ड ने दूसरा एटम का मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने एटम का मॉडल कुछ इस तरीके से दिया था, ठीक। बीच में ये इसको उन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस कहा, और ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, ठीक। ये रदरफोर्ड का मॉडल था। और जे थॉम्सन ने क्या कहा था? वाटरमेलन मेथड, ठीक, कि पूरा ये दोनों मेथड क्या है? फेल हो गए। इनका तो गलत था, रदरफोर्ड ने ही इसको जो है बता दिया कि ये गलत है, क्योंकि इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से होता है। रदरफोर्ड ने सही मॉडल बताया था, बट वो क्या नहीं बता पाए? वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रेडिएट करता है, उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स आए। तो बोर्स ने क्या कहा? नील्स बोर साइंटिस्ट, इन्होंने भी 6 पोस्टुलेट हैं। नील्स बोर के सभी पोस्टुलेट हम क्लास 11 में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इन्होंने पहले क्या किया? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर मान लो कि ए अगर एक एटम है, तो एटम के अंदर ये सब क्या हैं? ये सब ऑर्बिट हैं। ये सब क्या हैं? ऑर्बिट हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट में रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं चारों तरफ, ये सब ऑर्बिट है, और इसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ऐसा किसने कहा? बोर्स ने कहा। रदरफोर्ड ने भी यही कहा था, बट रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए रदरफोर्ड। आगे इन्होंने क्या कहा कि व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट हैं, जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो ये डू नॉट रेडिएट एनर्जी। रदरफोर्ड ने यही नहीं कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था एनर्जी रेडिएट करेंगे, ठीक। बट इन्होंने क्या कहा? क्योंकि रदरफोर्ड ने ऐसा नहीं कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। कोई भी पार्टिकल्स जब मूव करेगा तो एनर्जी रेडिएट करेगा। बट नील्स बोर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनका जो मोशन होगा, एक्सेलरेशन इसके चारों तरफ क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा, ठीक। और यही रीजन था कि बोर्स का मॉडल एक्सेप्ट किया गया, ठीक। इनका क्या कहना था कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी इस सेल्स में होती है, जो ऑर्बिट्स हैं जहाँ रिवॉल्व करते हैं वहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन के पास नहीं, ठीक। आगे क्या है? ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। इन्हीं को एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। जो सेल्स हैं या ऑर्बिट, उसको क्या कहते हैं हम? एनर्जी लेवल। उस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन्होंने ये भी बताया इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाला जा सकता है, या बाहर से इलेक्ट्रॉन को किसी ऑर्बिट में शिफ्ट किया जा सकता है। बट हमें उस एक जितना अमाउंट एनर्जी लेवल में वो रहेंगे उतने अमाउंट की एनर्जी लेवल उन्हें देनी पड़ेगी, ठीक। बोर्स का क्या कहना था? मान लो इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेते हैं इस ऑर्बिट में घूम रहा है और इसकी एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक।
तो अब इलेक्ट्रॉन के पास तो एनर्जी ली है नहीं, वो एनर्जी किससे लिया है? सेल से लिया है, सेल से उसने एनर्जी को उधार लिया है, ठीक। अब जब इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के बाहर आएगा तो जो इसने उससे लिया है ये उसको वापस करेगा। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ से हमें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी होगी, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आएगा, ठीक। तो नील्स बोर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि एनर्जी कहाँ होती है? ऑर्बिट के पास होती है, सेल्स में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन उसी में रिवॉल्व करते हैं, ठीक। इसके बाद उन्होंने इनका नंबर भी दिया, जैसे इसको के सेल कहा, एल, एम और एन, इस तरह से सेल्स के नाम दिए जो ऑर्बिट्स थी। ये बोर से एटॉमिक मॉडल था, ठीक। नंबरिंग भी दी, जैसे के का नंबर, जो पहली ऑर्बिट है उसको के कहा, उसका, ठीक। फर्स्ट ऑर्बिट के है, सेकंड ऑर्बिट क्या है? एल है, थर्ड ऑर्बिट क्या है? एम है, और फोर्थ ऑर्बिट क्या है? एन है, ठीक। और इसी तरीके से कंटिन्यूसली आगे चलता जाएगा, तब तक फोर्थ ऑर्बिट तक ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक में, देखेंगे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो है अभी तक नहीं हुई थी। रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, नील्स बोर ने, इन्हें न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था। 1932 में जे चैडविक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा कि जो एटम है बीच में न्यूक्लियस है, ठीक। इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं ऑर्बिट में, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन। अभी तक हमें क्या पता था? न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ठीक। बट इसका जो मास है, मास ज़्यादा आ रहा था। जब एटम का मास कैलकुलेट किया जा रहा था तो मास उस मुताबिक ज़्यादा आ रहा था। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रोटॉन के अलावा एक पार्टिकल और है इसमें, और उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन्स, ठीक, न्यूट्रॉन्स। और इन्होंने क्या बताया? मास ऑफ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक। और न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट, न्यूट्रॉन भी कहाँ पे प्रेजेंट है? इन न्यूक्लियस। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास दोनों लगभग बराबर है। इलेक्ट्रॉन का मास 2000 टाइम्स कम होता है, ठीक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के मास से कम होगा तो ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक। और चार्ज क्या बताया? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक। ये न्यूट्रल है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। हाइड्रोजन का नंबर हम क्या लिखते हैं? 1 इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, ठीक। एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों 1 ही है, ठीक। यानी इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी चीज़ का एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। मास नंबर क्या बताता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। जैसे हम लेते हैं कार्बन का, ठीक। कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6, यानी 6 प्रोटॉन होते हैं, और टोटल मास नंबर होता है, यानी इसमें 6 प्रोटॉन भी होते हैं। मास नंबर क्या बता रहा है? 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, इसीलिए मास नंबर इसका क्या हो रहा है? 12 हो जा रहा है, ठीक। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए उसका मास नंबर भी क्या होता है? 1 होता है, ठीक। तो आई थिंक समझ में आया होगा न्यूट्रॉन। बाकी न्यूट्रॉन के बारे में जो भी है किस तरीके से डिस्कवर हुआ क्लास 11th में पढ़ेंगे आप लोग। फिलहाल आप लोग इतना याद रखिए, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज कुछ भी नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, और ये प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में पाया जाता है, एटम के सेंटर में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक। ऑर्बिट क्या होता है इसको हमने समझा, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होते हैं। ये अगर न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, जिसे नील्स बोर ने क्या बताया? KLMN। के क्या है? फर्स्ट, L सेकेंड, M थर्ड, N फोर्थ, ठीक। तो फॉर्मूला क्या है? 2n², ठीक। N क्या है? वेयर N इज नंबर ऑफ सेल या फिर ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2
n स्क्वायर पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 तो क्या होगा 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक। यानी के सेल के लिए के सेल में कितने कुल इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, L का नंबर कितना है 2, तो 2 n की जगह 2 लिखेंगे, 2 स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 8। M3 है तो m में कितना आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर इक्वल टू 18। n क्या है 4 है, n इक्वल टू 4 तो क्या आएगा 2 इंटू 4 स्क्वायर इक्वल टू 32, ठीक। तो इस तरीके से फिल होंगे इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर होगा वो कितना होगा 8 होगा। अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल फील्ड। जब तक अंदर की पहले फर्स्ट ऑर्बिट फिल होगा, फिर सेकंड फिल होगा, फिर थर्ड फिल होगा, फिर फोर्थ फिल होगा, ठीक। ऐसा नहीं कि पहले बाहर का फिल हो गया फिर अंदर का। जब अंदर का जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है वो पहले फिल होगा, उसके बाद वाला सेकंड थर्ड इस प्रकार से फिल होंगे, ठीक। ऐसा नहीं कि बाहर वाला पहले फिल होगा, यानी स्टेप वाइज मैनर में फिल होगा, ठीक। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। पेज नंबर 50 पे बुक में कुछ एटम्स के जो है कुछ एटम्स का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है, उसको आप लोग देखेंगे, ठीक। और बाकी जो है वैलेंसी है, वैलेंसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।